एक समय था जब नदियों की बाढ़ में इंसानों की बस्तियां बह जाती थी। तबाही का ये मंजर सब कुछ बर्बाद कर देता था। लेकिन वक्त बदला और नई तकनीक आई। नदियों पर जब डैम बनने लगे तो उनसे बिजली भी पैदा हुई, बाढ़ की समस्या भी हल हुई और इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक सिंचाई करने लगा। लेकिन अच्छे और बुरे हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसी तरह डैम के भी अब दूसरे पहलू के सामने आने का समय आ गया है। हमारे देश में सैकड़ों ऐसे डैम हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं और इस खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि वो कभी भी बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। देश की जनता और सिस्टम को अलर्ट करते ये जानकारी से भरी वीडियो आपके सामने है। आपने जापान में 2011 में आई सुनामी की तबाही तो देखी होगी। उसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जल तांडव क्या होता है ये उसकी एक छोटी सी झलक भर थी। लेकिन जापान में मौजूद फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर पर खतरा मंडराने लगा था। लाखों लोगों की जान पर बनाई थी। गनीमत ये रही कि इस रिएक्टर से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पानी की वजह से जो तबाही आई उसने हर किसी की आंखें खोल कर रख दी। ये जापान की स्पिरिट थी कि 2011 में आई तबाही के बाद उसने बहुत जल्दी कमबैक किया। एक बार फिर जहां था वहां पहुंचकर दुनिया को तरक्की के नए आयाम दिखाने लगा। सोचिए, अगर हमारे देश हिंदुस्तान में बड़े बड़े डैम अगर टूट जाएं, तो उससे आने वाली तबाही को हम कैसे झेलेंगे, कैसे कमबैक करेंगे? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। 6 साल पहले भारत नेपाल सीमा पर कोसी नदी पर बना हुआ बांध टूट गया। इसके टूटने से जो तबाही भारत में देखी गई उसने एक बार फिर जल प्रलय की याद दिला दी। हजारों लोग बेघर हुए और उनकी रोजी रोटी छिन गई। गुजरात के मोरबी में जब बांध के टूटने की घटना घटी, इससे आई तबाही में 5000 लोग काल के गाल में समा गए। चारों तरफ पानी ही पानी और पानी से फैली तबाही की तस्वीरें मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। हमारे देश में साल 1979 यानी 1979 में बांध के टूटने की घटना सामने आ चुकी है, जिससे पैदा हुआ तबाही का मंजर आज भी बड़े बुजुर्गों की आंखों में नजर आता है। साल 2005 में जब पाकिस्तान में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ आई, जिसके बाद बलूचिस्तान में शकी डोर बांध क्रैक हुआ था, तो वहां आई तबाही का मंजर बहुत ही दर्दनाक और भयानक था। इस दुर्घटना में जान और माल का भारी नुकसान हुआ था। इन तमाम घटनाओं से एक सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या हमारे देश के सभी बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं? अगर नहीं तो वर्तमान में सुरक्षा के लिए खतरा बने इन बांधों के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? हमारे देश में लगभग 100 बांध ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है। हमारे देश पर खतरा उस समय और भी बढ़ जाता है जब पड़ोसी देश चीन समय समय पर अपनी चालबाजियां दिखाता है, भारत की जमीन को हड़पने का षड्यंत्र रचता है, हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की वो कोशिशें करता है। तमिलनाडु में मौजूद मुल्ला पेरियार बांध 126 साल पुराना है और इस बांध को लेकर 2 राज्य सरकारों के बीच में विवाद भी शुरू हो गया है। मुल्ला पेरियार बांध के बुनियादी ढांचे में कुछ कमियां हैं, जिसका असर लोगों के मन में डर पैदा करता है। खास तौर से केरल में रहने वाले लोग इससे परेशान हैं। इसका कारण है इस बांध के टूटने का खतरा। साल 2018 में केरल में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। इस तबाही के कारणों की जब जांच की गई तो केरल सरकार ने मुल्ला पेरियार बांध की तरफ उंगली उठाई। IIT के प्रोफेसर से इस मामले की जांच कराई गई और एक रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट में मुल्ला पेरियार बांध को तबाही की वजह बताया गया। इस रिपोर्ट में ये बात साफ साफ कही गई कि मुल्ला पेरियार बांध हाइड्रोलॉजिकली सुरक्षित नहीं है। केरल की सरकार ने कहा कि मुल्ला पेरियार बांध काफी कमजोर है। इसकी वजह से तमिलनाडु सरकार ने जो बांध से पानी छोड़ा है उसकी वजह से यहाँ तबाही आई है। बांध के मेंटेनेंस के साथ साथ पानी को छोड़ने के सिस्टम पर सवालिया निशान लगने लगे, जबकि तमिलनाडु सरकार ने मुल्ला पेरियार बांध को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। इतना ही नहीं, बांधों के मेंटेनेंस और रखरखाव की जिम्मेदारी उठाने वाले केंद्रीय जल आयोग ने भी केरल सरकार द्वारा मुल्ला पेरियार बांध के अनसेफ होने का दावा करने वाली रिपोर्ट को खारिज कर दिया। फाइनली 2 राज्य सरकारों के बीच आरोपों के प्रहार झेलता मुल्ला पेरियार बांध इस बार बच गया। लेकिन आने वाले समय में अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। हमारे देश में किसी बांध को आसानी से बंद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले उसके ऑप्शन को सर्च किया जाता है, उस पर विचार विमर्श होता है और इस समय सीमा में अगर बांध ने अपना सब्र तोड़ दिया तो आने वाली तबाही से जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी? बांधों से संबंध नेशनल रजिस्टर फॉर लार्ज डैम के मुताबिक हमारे देश में 1212 ऐसे डैम हैं जो खतरे के निशान के करीब हैं। ये बांध कभी भी जानमाल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ का कहना है कि सैकड़ों साल पुराने बांध अब एक वैश्विक खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं।
साउथ एशियन नेटवर्क रिवर्स एंड पीपल के कोऑर्डिनेटर हिमांशु ठक्कर की माने तो ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, खास तौर से भारत के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे बांध ऐसे बने हैं जो कंक्रीट की बजाय मिट्टी से बने हैं। इन बांधों की उम्र और कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। देश के बांधों पर बारिश भी कहर बनकर टूट पड़ती है, क्योंकि हमारे देश का मौसम ऐसा है जब एक साथ पूरे देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होती है, जिससे बांध का वाटर लेवल अचानक बढ़ जाता है। बांध का पानी जहां एक रिहायशी इलाके में जानमाल को नुकसान पहुंचाता है, तबाही फैलाता है, वहीं बांध के मूलभूत ढांचे को भी नुकसान पहुंचाता है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के 44% डैम के डैमेज होने की घटनाओं में बाढ़ एक बड़ा खतरा है। साउथ एशियन नेटवर्क रिवर्स एंड पीपल के कोऑर्डिनेटर हिमांशु ठक्कर का कहना है कि भारत में निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे बांध एक बड़ा खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए बांधों का रेगुलर सेफ्टी रिव्यू होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे देश में सुरक्षा को परखने की कोई मजबूत प्रक्रिया नहीं है। डैम सेफ्टी बिल फेस्टिवल 2019 लोकसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन इसके राज्यसभा से पास होने का इंतजार है। इस बिल के पास होकर कानून बनने के बाद केंद्र सरकार राज्य सरकारों को डैम से रिलेटेड निर्देश दे सकती है, पुराने हो चुके बांधों को बंद करने, उनका विकल्प तलाशने के लिए कह सकती है। CWC ने बांधों की सुरक्षा के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का नाम डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है। ये सॉफ्टवेयर डैम से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को एजेंसियों की नजर में लेकर आएगा, जिससे समय रहते इसका सलूशन निकाला जा सके। इतना ही नहीं, जब डैम से पानी छोड़ा जाता है उस समय इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम पर भी नजर रखी जाती है। उसे पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा जा सकेगा। इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को बेहतर किया जा सकता है। हालांकि सॉफ्टवेयर को अभी तक केवल कुछ ही बांधों पर लागू किया गया है। चलिए बात करते हैं चीन की, जिसने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 6 इकाइयों में तैयार किया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। चिंता इस बात की है कि चीन जब चाहे भारत में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ सकता है और तबाही मचा सकता है। चीन के शन्नान प्रीफेक्चर के ग्यासा काउंटी में बने जेम हाइड्रो पावर स्टेशन को जोंगमू हाइड्रो पावर स्टेशन के तौर पर भी जाना जाता है। ये पावर स्टेशन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का इस्तेमाल करता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलोजांगवो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से होती हुई ये नदी भारत में आती है और भारत से बांग्लादेश चली जाती है। इस नदी पर चाइना ने जिस हाइड्रो पावर स्टेशन को बनाया है उसे दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले हाइड्रो पावर स्टेशन के रूप में जाना जाता है। एक साल में 2.5 अरब किलोवाट बिजली पैदा करने वाली इस परियोजना का आकार बहुत बड़ा है। अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है और इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ये परियोजना तिब्बत की बिजली की किल्लत को दूर कर देगी। इसके साथ ही दूसरे अन्य इलाकों में भी बिजली की कमी को दूर किया जा सकेगा। इस पूरी परियोजना की पहली इकाई ने काम करना शुरू कर दिया है और शेष पर काम जारी है। इसके अलावा चीन दूसरे अन्य बांधों पर भी काम कर रहा है और भारत की चिंताओं का ध्यान रखने की बात कर रहा है। चीन का कहना है कि ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है। हमारे पिछले अनुभव बताते हैं कि चीन पर भरोसा करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा के उपाय खुद ही करने होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये भारत के लिए अगर खतरा बन रहे हैं तो हमें उसके उचित उपाय करने चाहिए, साथ ही चीन की चालबाजियों से सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा के उपाय खुद करने का जतन भी करना चाहिए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।